हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी एकक कोष्ठिका में अणुओं की संख्या निकालने के क्या नियम हैं। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के नियम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना के नियम। कि किसी भी एकक कोष्ठिका में हम अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने बताया है कि एकक कोष्ठिका क्या है और एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है, इस पर डिस्कस हमने कर लिया है। लेकिन एक बार पुनः हम उसको काफ़ी कम समय में बता दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। वैसे एक बार आप हमारा वो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने एकक कोष्ठिका के बारे में बताया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, फिर ये टॉपिक काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम एकक कोष्ठिका के बारे में एक बार आपको बता रहे हैं कि एकक कोष्ठिका होता क्या है। तो किसी भी ठोस के क्रिस्टल संरचना में, किसी भी ठोस के क्रिस्टल संरचना का वह सूक्ष्मतम इकाई, वह छोटा सा छोटा इकाई जिसको बार बार दोहराने से उस क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, तो उस छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। और एकक कोष्ठिका को हम एक घन के रूप में यहाँ पर दिखाए हैं। एकक कोष्ठिका को हम किस रूप में दिखाए हैं? एक घन के रूप में दिखाए हैं। तो एक बार पुनः समझिए कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार दोहराने से उस बड़े से क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। जैसे कि एक दीवार है, तो दीवार का निर्माण कैसे होता है? ईंटों को बड़ी क्रमबद्ध तरीके से बार बार दोहराने से एक लंबी दीवार का निर्माण होता है। तो जो ईंट है वो क्या कहलाएगा? एकक कोष्ठिका कहलाएगा। और लंबी दीवार हमारा पूरा क्या है? क्रिस्टलीय संरचना हो जाएगी। और ईंट उसका एकक कोष्ठिका है, क्योंकि ईंट को ही आप बार बार बड़े क्रम से दोहरा कर और लंबी दीवार बना ले रहे हैं। तो ये हो गया एकक कोष्ठिका। और अगर हम एकक कोष्ठिका के प्रकार की बात कर ले तो एकक कोष्ठिका दो प्रकार का होता है। यहाँ पर हमने लिखा है आद्य एकक कोष्ठिका पहला, दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका दो प्रकार का होता है, एक आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब आद्य एकक कोष्ठिका किसे बोलते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका का मतलब कि वह एकक कोष्ठिका, ध्यानपूर्वक समझिएगा, वह एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण केवल उसके कोने पर उपस्थित होते हैं। एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल उसके कोने पर उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब कि यहाँ पर जो अवयवी कण होगा वह उस एकक कोष्ठिका के कोने पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ उसके केंद्र में भी रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। और केंद्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार का होता है। इसमें पहला है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब होता है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण इसके कोने पर तो उपलब्ध हो ही, आठों कोने पर तो उपलब्ध हो, लेकिन इसके अलावा इसके केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित हो। तो इस चित्र को हम कहेंगे कि वो क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा इसमें है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको बोलते हैं, इसको BCC बोलते हैं, इसको FCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल, और इसको फेस सेंटर्ड सेल। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब होता है कि हमारे जो अवयवी कण हैं एकक कोष्ठिका में, यदि अवयवी कण आठों कोनों पर भी उपलब्ध हो और इसके अलावा उनके फलकों के केंद्र पर भी उपलब्ध हो। तो फलक की अगर बात करें तो देखिए किसी भी घन में जनरली कितने फलक होते हैं? एक आगे वाला, एक पीछे वाला, दो हो गया, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, दो और हो गया, चार हो गया, और एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो 6 फलक होते हैं। तो फलक केंद्रित का मतलब कि अवयवी कण इसके कोने पर तो रहेगा, साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होना चाहिए। तो फलक के केंद्र पर अगर हम देख ले तो इस फलक के लिए यह हो गया, इस फलक के लिए यहाँ पर हो गया, इस फलक के लिए एक यहाँ पर हो जाएगा, इस नीचे वाले फलक के लिए एक यहाँ पर हो गया, एक
आगे वाले के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, एक इस पीछे वाले के लिए यहाँ पर कहीं ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। इसके बाद आता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके 8 कोनों पर तो हो, अवयवी कण उसके 8 कोनों पर तो हो, साथ साथ किसी भी दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी हो। दो विपरीत फलक का मतलब कि अगर एक आगे वाला फलक होगा तो क्या होगा, पीछे वाला। अगर एक लेफ्ट वाला फलक होगा तो क्या होगा, एक राइट वाला। या अगर एक ऊपर वाला फलक होगा तो एक नीचे वाला। मतलब कि अवयवी कण 8 कोनों पर तो है, बट और अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी हो। यहाँ भी हो सकता है दोनों, या दोनों ऐसे हो सकता है, या दोनों आगे पीछे वाले पर हो सकता है। तो ऐसे एकक कोशिका को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो ये तो हुआ कुछ रिवीजन जिसको हमने पहले बता दिया था, फिर हमने बताया। अब अगर हम बात करें इस एकक कोशिका की, तो इस एकक कोशिका में, यह जो एकक कोशिका है, इस एकक कोशिका में जो अवयवी कणों की संख्या है उसको कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल अभी आपको इस एकक कोशिका में जो आपका आद्य एकक कोशिका है, या इसको घनीय एकक कोशिका भी बोलते हैं, तो इस एकक कोशिका में फिलहाल अभी आपको कितने अवयवी कण दिखाई दे रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 8 अवयवी कण। देखिए यहाँ पर गिन सकते हैं, 4 ऊपर है 4 नीचे है। आपको 8 अवयवी कण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें कि क्या ये 8 अवयवी कण इस एकक कोशिका में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं, मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो अवयवी कण है, अभी इसी की हम बात कर लें, यही अवयवी कण जो है इस कोने पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कण का कुछ हिस्सा ही इस एकक कोशिका में इन्वॉल्व है, बाकी ये सब बाहर है। ये वाला बाहर वाला हिस्सा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हम कहें कि एक उदाहरण के लिए हम एक यहाँ पर बॉटल ले लेते हैं और इस बॉटल में अपना एक अंगुली डालें और कहें कि क्या हमारा पूरा अंगुली इस बॉटल में है, तो नहीं, इस अंगुली का कुछ हिस्सा ही इस बॉटल में है, बाकी हिस्सा कहाँ है, बाहर है। तो उसी प्रकार अगर हम इन अणुओं की बात करें तो ये अणु भले 8 गिनती की संख्या में तो कोने पर लगे हुए हैं, लेकिन क्या यह जो अणु है इसका संपूर्ण भाग क्या इस एकक कोशिका में उपलब्ध है, तो नहीं है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा ही इस एकक कोशिका में उपलब्ध है। अगर इसी अणु की बात करें, ये भी जो लास्ट वाला हमने कोने पर यहाँ पर रखा है, तो इसका कुछ हिस्सा इस फलक पे है, कुछ हिस्सा इस फलक पे है, कुछ हिस्सा सामने वाले फलक पर है, लेकिन कुछ हिस्सा बाहर भी है। मतलब यह हुआ कि अगर हम एकक कोशिका में अणुओं जो अवयवी कण हैं उन कणों की संख्या की बात करें तो कोई भी यहाँ पर जो कोने पर अवयवी कण है, किसी भी कण का संपूर्ण सहभागिता नहीं है। इस कण का कुछ हिस्सा इस एकक कोशिका में है तो कुछ हिस्सा नहीं है। इस कण का भी कुछ हिस्सा इस एकक कोशिका में है, कुछ हिस्सा नहीं है। इसका भी कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा नहीं है। तो सभी ऐसे जो कोने पर कण हैं उनका कुछ हिस्सा एकक कोशिका में है और कुछ हिस्सा नहीं है। तो हमको यहाँ पर यह ज्ञात करना है कि आखिर कितना हिस्सा उस एकक कोशिका में सहभागित है, कितना हिस्से का वह योगदान कर रहा है उस एकक कोशिका को बनाने में। तो अब आपको यहाँ पर हम समझा दें, ये हमारे पास अगर इसको आप एक घन मान लें, एक घन माने, और यहाँ पर आपके अणु हैं, ये आपके अणु है, यहाँ पर एक अणु है, एक यहाँ अणु है, एक यहाँ अणु है, एक यहाँ, 4 इधर हो गए और 4 आपके इधर हो जाएंगे। 1 2 3 4 अणु हो गए। अब हम कहें कि इस अणु का, यहाँ पर जो अणु है, इस अणु का इस एकक कोशिका में कितना योगदान है। तो यहाँ पर अगर एक अणु रख देते हैं, एक छोटा सा बॉल, अगर छोटा सा गेंद रखें यहाँ पर, तो देखें कि कुछ हिस्सा इस एकक कोशिका में रहेगा तो कुछ हिस्सा कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। मतलब कि उसका योगदान कुछ है, थोड़ा सा ही है, संपूर्ण योगदान नहीं है। तो संपूर्ण योगदान है कितना, अगर इसको हम देखें तो ऐसे ऐसे अगर 8 सेट
ऐसे ऐसे अगर आप 8 सेट यहाँ पर नीचे फिर ऊपर फिर पीछे अगर 8 सेट लगाएं तो एक बड़े घन का निर्माण होगा। और उस कंडीशन में हम यह देखेंगे कि ऐसे ऐसे अगर 8 घन हम यहाँ पर सजा दें, ऐसे ऐसे 8 घन हम यहाँ पर सजाएं, तो यह जो कोने का अणु है यह घनों 8 मतलब कोने से टच करेगा। फिलहाल अभी तो ये जो अणु है सिर्फ एक ही कोने से टच कर रहा है, यह अकेले एक कोने से टच कर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे बहुत सारी एकक कोशिकाओं को रख के एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो एलिमेंट है, अवयवी कण है कोने पर का, वह 8 एकक कोशिका के संपर्क में आता है। ध्यान से समझना है कि यह एकक कोशिका के कोने पर का अवयवी कण है और ऐसे ऐसे बहुत सारी जब एकक कोशिकाएं मिलेंगी तब जाके एक ठोस क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होगा। तो जब हम बहुत सारी एकक कोशिकाओं को मिलाकर एक क्रिस्टल संरचना बनाते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह जो कोने पर का अवयवी कण है ये 8 एकक कोशिका के संपर्क में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अणु 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होता है, 8 एकक कोशिकाओं में थोड़ा थोड़ा योगदान देता है। तो जब यह एक अणु है, एक अणु और 8 अलग अलग एकक कोशिकाओं में सहभाजित होकर और एक बड़ा सा क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर रहा है, तो एक अणु जब 8 एकक कोशिका में थोड़ा योगदान दे रहा है तो उस एक अणु का एक एकक कोशिका में अगर योगदान हमको निकालना होगा तो वो हो जाएगा कितना, 1/8। ध्यान पूर्वक समझिए कि एक अणु, एक अवयवी कण जो इसके कोने पर उपस्थित है, फिलहाल तो दिख रहे हैं 8, लेकिन 8 तो है, लेकिन क्या इन अवयवी कणों का योगदान इसमें देखें तो कितना है, तो किसी भी अवयवी कण का संपूर्ण योगदान नहीं है। कुछ योगदान इस एकक कोशिका में है, कुछ नहीं है। इसका कुछ हिस्सा एकक कोशिका में है, कुछ हिस्सा नहीं है। तो कितना हिस्सा है यही हमको निकालना है। तो इसके लिए हम ऐसे ऐसे एकक कोशिकाओं को जोड़ के अगर एक हम बड़ी क्रिस्टल संरचना बनाते हैं तो हम यह देखते हैं कि इस प्रत्येक कोने से, इस कोने की बात करें चाहे इस कोने की बात करें, इस कोने पर 8 कोने आकर टच होते हैं। एकक कोशिका के 8 कोने टच होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अवयवी कण है कोने पर का, यह 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होता है। तो जब अकेला अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होता है तो वह एक एकक कोशिका में कितना उसका हिस्सा सहभाजित होगा, तो एक जो है 8 जगह सहभाजित होता है, तो एक में का अगर योगदान निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 1/8। इसका मतलब कि इस कण का, कोने पर का कण का इस एकक कोशिका में योगदान कितना है, तो 1/8। इस चीज को आपको समझना है कि कोने पर के अवयवी कण का उस एकक कोशिका में योगदान कितना होता है, तो 1/8। ये हुआ आपका पहला, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज अगर बता दें कि मान लीजिए कि आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका है या कोई भी एकक कोशिका है, एकक कोशिका ले लिए, और कोई कण, अवयवी कण इसके फलक के केंद्र पर उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा, फलक के केंद्र पर। केंद्र पर एक फलक है और फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण है, तो उसका इस एकक कोशिका में कितना योगदान है, तो इसको समझाने के लिए हम बता दें कि अगर इस फलक पर एक और फलक हम जोड़ दें और बीच में एक अणु रखें तो उसका आधा हिस्सा इस फलक में जाएगा, आधा हिस्सा इस फलक में जाएगा। मतलब कि अगर कोई अवयवी कण इसके फलक वाले पर, फलक के केंद्र पर है, तो उसका इस एकक कोशिका में योगदान हो जाएगा 1/2, क्योंकि आधा इसमें रहेगा, आधा उसमें रहेगा। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि ये अवयवी कण इसके फलक के केंद्र में ना होकर इसके किनारों पर है, ये जो किनारे हैं कोर इस पर है, तो उसका योगदान एक में कितना होगा। मान लीजिए कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर एक अणु रख दें तो इसका आपको लग रहा है कि आधा हिस्सा इसमें होगा और आधा हिस्सा कहाँ है, बाहर है। लेकिन जब हम ऐसे ऐसे एकक कोशिकाओं को मिलाकर
एक बड़ा क्रिस्टल संरचना बनाते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो यह आपका कोर है, यह कोर 4 एकक कोशिकाओं के संपर्क में आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो अणु या अवयवी कण उपस्थित होगा वह 4 एकक कोशिकाओं के संपर्क में आएगा। तो जब अकेला अणु 4 एकक कोशिका के संपर्क में आएगा, इसका मतलब कि एक एकक कोशिका में उसका जो सहयोग होगा, योगदान होगा, वो हो जाएगा 1/4। तो अब यहाँ पर यही 3 चीज़ें ध्यान देने वाला है कि किसी भी एकक कोशिका में जो अवयवी कण है उनका योगदान कितना है, सहभागिता कितनी है, सहभागिता कितनी है। तो यदि वह कोने पर है तो उस एकक कोशिका में उसका योगदान मात्र 1/8 है। अगर वह फलक पर है तो उस एकक कोशिका में उसका योगदान महज कितना है, 1/2 है। और यदि वह इसके किनारे पर है, इसके कोर पर है, तो उस एकक कोशिका में उसका योगदान कितना है, 1/4 है। और यदि यह एकक कोशिका के केंद्र पर ठीक इसके बीच में, जैसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका में एक अणु ठीक बीच में होता है, तो उस कंडीशन में यदि एक एलिमेंट ठीक इसके बीच में है तो संपूर्ण रूप से इसके बीच में है, तो उसका संपूर्ण योगदान है तो वो अकेले क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इस घन के ठीक कहाँ है, केंद्र पर है। तो वो बटा नहीं है, वो संपूर्ण का संपूर्ण इस एकक कोशिका में ही मौजूद है। तो इसलिए कह सकते हैं कि उसका योगदान कितना है, तो 1। तो इन 4 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। एक बार हम पुनः बता दें कि किसी भी एकक कोशिका में जो कोने पर उपस्थित अवयवी कण होता है उसका योगदान उस एकक कोशिका में 1/8 होता है। यदि कोई अवयवी कण एकक कोशिका के फलक पर उपस्थित है तो उस अवयवी कण का योगदान उस एकक कोशिका में 1/2 होता है। यदि कोई अवयवी कण इसके किनारों पर उपस्थित है तो उस अवयवी कण का योगदान 1/4 होता है। और यदि कोई अवयवी कण ठीक एकक कोशिका के सेंटर में है, बीच में है, केंद्र में है, तो उसका योगदान पूरा 1 होता है। तो ये मोटा मोटी हमने बता दिया। अब आइए इसको लिख कर समझते हैं। तो हमने बताया कि किसी एकक कोशिका में कोने पर उपस्थित एक कण, किसी एकक कोशिका में, वैसे एकक कोशिका के कोने पर 8 कण उपस्थित होता है, तो उसमें से किसी एक कण की बात करें तो एक कण 8 एकक कोशिकाओं के द्वारा सहभाजित होता है। मतलब कि अगर हम एकक कोशिका को एक क्रम से व्यवस्थित करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएं तो वह कोने पर का जो अवयवी कण है वह 8 एकक कोशिकाओं के संपर्क में आता है, द्वारा सहभाजित होता है। अतः उस कोने पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण का एकक कोशिका में योगदान कितना होगा, 1/8, जैसा कि हमने अभी समझाया है। दूसरा, इसी प्रकार एकक कोशिका में फलक पर उपस्थित अवयवी कण 2 फलकों द्वारा सहभाजित होता है। मान लीजिए कि एक फलक है, इस पर हम एक अवयवी कण रखेंगे इसके फलक पर, तो फलक पर रखेंगे तो आधा इस फलक को जाएगा, आधा दूसरे वाले फलक को जाएगा, तो 1/2 होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार एकक कोशिका में फलक पर उपस्थित अवयवी कण 2 फलकों द्वारा सहभाजित होता है। अतः उस कण का एकक कोशिका में योगदान 1/2 होगा। तीसरा है कि एकक कोशिका के किनारे पर उपस्थित अवयवी कण है। एकक कोशिका के किनारे पर, अगर इस एकक कोशिका, इसको हम एकक कोशिका माने तो किनारा मतलब कि यहाँ इस कोर पर उपस्थित अवयवी कण कितने कोर के संपर्क में आता है, तो 4 कोरों के संपर्क में आता है। उपस्थित अवयवी कण 4 एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होता है। अतः उस अवयवी कण का एकक कोशिका में योगदान कितना होगा, 1/4। और चौथा जो हमने लिखा नहीं है उसको मैं ऐसे समझा दे रहा है कि यदि किसी एकक कोशिका के ठीक बीच में कोई अवयवी कण है तो उसका योगदान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से उस क्या है, एकक कोशिका में इन्वॉल्व है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा होगा। तो अब हम यहाँ पर अब निकाल रहे हैं एकक कोशिका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या। तो आइए हम लोग एकक कोशिका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे निकलेगा। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कोने पर जो उपस्थित अवयवी कण होता है उसका योगदान 1/8 होता है। फलक पर अगर कोई अवयवी कण उपस्थित है तो उसका योगदान 1/2 होता है। अगर कोई अवयवी कण कोर पर उपस्थित है तो उसका योगदान 1/4 होता है। और यदि कोई अवयवी कण
उस एकक कोष्ठिका के एकदम केंद्र पर उपस्थित है तो उसका योगदान कितना होता है, 1 होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को निकालें, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को, तो हम जानते हैं कि एकक कोष्ठिका 2 प्रकार का होता है। एकक कोष्ठिका 2 प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो आद्य एकक कोष्ठिका होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, अगर हम आद्य एकक कोष्ठिका की बात करें तो आद्य एकक कोष्ठिका में यही चित्र होता है। इस प्रकार का चित्र होता है और कोने पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। बस ये हो गया आपका आद्य एकक कोष्ठिका। तो अगर हम आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इस एक अवयवी कण का योगदान, यहाँ पर हम लिखेंगे अवयवी कणों की संख्या। तो यदि हम आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करें, अब ध्यानपूर्वक समझेंगे, हम बहुत शॉर्टकट में निकालने जा रहे हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले जान लीजिए कि आद्य एकक कोष्ठिका होता क्या है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें उसके 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका। तो 8 कोनों पर तो अवयवी कण है, बट गिनने में तो लग रहा है कि इसमें 8 अवयवी कण है, लेकिन यह कण पूरा इस एकक कोष्ठिका में इन्वॉल्व नहीं है। इस कण का मात्र 1/8वां भाग ही इस एकक कोष्ठिका में इन्वॉल्व है। तो इसका भी 1/8वां भाग ही इन्वॉल्व है, इसका भी 1/8वां भाग ही इन्वॉल्व है, इसका भी 1/8वां भाग, मतलब सबका 1/8वां भाग है। और ऐसे ऐसे करके कितने अवयवी कण है, तो 8 है। तो 8 अवयवी कण है और सबका 1/8वां भाग ही इन्वॉल्व है। इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, तो कुल संख्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हुआ आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितना आ गया, 1। देखने में 8 लग रहा है लेकिन वास्तविक रिजल्ट कितना है, 1। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव का एक क्वेश्चन बन जाएगा जो कि नीट में पूछा जाता है या बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात बताइए। दे देगा ऑप्शन नीचे, 8 दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा। तो आप जनरली लड़के क्या करते हैं कि 8 ट्रिक कर देते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन पढ़ के गए होते हैं कि कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होता है इसलिए 8 होगा। बट 8 होता है, लेकिन क्या वो 8 का देख लीजिए कि योगदान कितना है। क्या 8 का 8 अपना संपूर्ण योगदान थोड़ी ही दिया है। यह एक कण है, ठीक है, एक कण उपस्थित है कोना पर, लेकिन इसका मात्र 1/8 भाग ही तो इस एकक कोष्ठिका में सहभाजित हो रहा है, बाकी से तो बाहर है। तो हम बाकी से क्या मतलब, हमको तो 1/8 से मतलब है। तो इसका 1/8, इसका 1/8, सबका 1/8 ले लेंगे तो सब 8/8 हो जाएगा और कड़े कितना हो गया, 1। मतलब कि इस आद्य एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कणों की संख्या होगी वो कितना होगा, 1 होगा। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में सबसे पहला जो आता है वो आता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का चित्र बड़ा ही आसान है। एकक कोष्ठिका बस आपको बना देना है, बस ऐसे बन गया। तो कोने पर तो 8 अवयवी कण आपके रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ ही एक बीच में रहेगा। तो कुल अवयवी कण की संख्या की बात करें तो इस कोने पर का, यहाँ पर अगर हम लिख दें अवयवी कणों की संख्या बराबर अवयवी कण बराबर, तो यहाँ पर देखिए कि कोने पर तो 8 मौजूद है और एक अंदर है। तो दिख कितना रहा है, दिख तो रहा है कि 8 और 1 9 है, ये इतना दिख रहा है। लेकिन क्या इसका संपूर्ण योगदान इसमें थोड़ी ही है, इसका मात्र 1/8 ही योगदान है। तो अगर यहाँ पर हम संख्या निकालें तो इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, सबका 1/8 है। तो 8 गुणे 1/8 मतलब कि 8 मिला के एक अणु बन गए, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक ठीक इसके केंद्र पर है, तो केंद्र में
संपूर्ण योगदान होता है, पूरा 1 होता है, तो एक वह 1 और कुल मिला के यहाँ पर प्रभावी अवयवी कण कितना हो गया, तो 2 हो गया। ध्यानपूर्वक समझना है, दिखाई दे रहा है कितना 9, लेकिन यह अपना तो पूर्ण हिस्सेदारी दे रहा है, सारा का सारा योगदान दे रहा है, तो यह अकेले तो 1 है। अब यह जो 8 है तो 8वां अपना थोड़ा सा हिस्सा इसमें योगदान कर रहे हैं, यह भी अपना 1/8वां भाग ही दे रहा है, यह भी अपना 1/8वां भाग दे रहा है, तो 1/8 1/8 1/8 1/8 ये सब 1/8 करके कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 8 मिल के 1 एक दे रहे हैं और एक यह मिल कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद आता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका अगर हम समझें, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो फलक केंद्रित में देखिए यहाँ इसके फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण होंगे, तो 6 फलक होता है। तो ध्यान से समझना है कि अवयवी कणों की संख्या अगर कोने पर देखें तो कोने पर 1 हो गया, क्योंकि इसका 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 हो गया। और अगर फलकों का देखें तो फलक पर कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। ध्यान से समझना है, 6 फलक हैं और एक फलक पर जो योगदान होता है वो मात्र 1/2 होता है, तो 6 × 1/2 हो जाएगा। एक फलक पर सिर्फ आधा ही अपना सहभागिता प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है, जो अणु है या अवयवी कण है, वो अपना आधा हिस्सा ही इसको योगदान में दे रहा है। तो आधा इसका आधा इसका आधा इसका आधा आधा करके 6 जगह दे रहा है, तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में 3 इसके फलक वाला हो गया और एक इसके कोने वाला हो गया, तो सब मिला के यहाँ पर अवयवी कण कितना हो गया, तो 4 हो गया। इसी प्रकार जब आप अंत्य केंद्रित में निकालेंगे तो अंत्य केंद्रित में आप सीधे सीधे जानते ही हैं, अंत्य वाले में जानते हैं कि 8 कोनों पर एक अवयवी कण होता है और किसी भी विपरीत फलक पर हो जाता है। तो इनके लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए तो 1 है, ये है सिंपल 1 हो गया। लेकिन यह जो अवयवी कण है इसका 1/2 और यह जो अवयवी कण है इसका 1/2, तो 1/2 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। और एक किनारे वाला 1 हो गया, तो 1 1 मिले कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से आपने किसी भी एकक कोष्ठिका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या को हमने निकालना सीख लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। वीडियो लंबा रहा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनकी पढ़ाई भी निरंतर चलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।